नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर करंट अफेयर्स की डेली क्लास यहाँ पर चलती है। तो आज है 16 जून 2023 और आज की इस वीडियो में 16 जून 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, वो सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं या फिर पहली बार इस श्रृंखला के वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो सकती है, तो इसका प्रीवियस पार्ट जो हमने चैनल पर अपलोड किया है, उसे आप लोग जरूर देखेगा। साथ ही साथ जो मंथली करंट अफेयर्स हमारा आता है, खास करके बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की हम बात करें, तो प्लेलिस्ट में वो सारा वीडियो सारे मंथ का आपको मिल जाएगा। आप वहां पर उस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। तो ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस तिथि को पटना के बाद दरभंगा में बिहार का दूसरा अत्याधुनिक तारामंडल आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि आंशिक तौर पर भी खोला गया था, इसकी जानकारी हमने आपको पहले दिया था, लेकिन अभी हाल ही में आम लोगों के लिए खोला गया 10 जून 2023 को। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। और रही बात यहाँ पर पटना तारामंडल की, तो जो कि बिहार का पहला तारामंडल है, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दिया था पिछले वीडियो में। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि राज्य स्तर पर बिहार में कहाँ 16 से 18 जून तक आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। दरअसल यहाँ पर बात हो रही है 16 से 18 जून 2023 की। तो 16 से 18 जून 2023 तक राजकीय स्तर पर बिहार में आम महोत्सव आयोजित होगा पटना के ज्ञान भवन में। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसी चीज का जिक्र किया गया कि राजधानी पटना में अवस्थित ज्ञान भवन में 16 से 18 जून 2023 तक राजकीय स्तर पर आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हाल ही के दिनों में जो बिहार में महोत्सव आयोजित हुए हैं, यहाँ पर सारी जानकारी हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में आपके समक्ष रखा है। रिवीजन पर्पज से ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। समय समय पर ये जानकारी हमने आपको पहले विस्तार पूर्वक ऑलरेडी दे दिया है। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है कि बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी व पटना जिले के मनेर शरीफ में शोफी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। हाल ही का यह जानकारी है, आपको याद होगा। दूसरे पॉइंट की बात करें तो 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव या फिर बाजरा उत्सव का जो आयोजन था, ये भोजपुर में किया गया था। आपको ध्यान रखना है, 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक ये 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव बिहार के भोजपुर जिले में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कि पर्यटन विभाग और कला तथा संस्कृति विभाग ने 15 और 16 अप्रैल 2023 को बिहार के गोपालगंज में थावे महोत्सव या फिर थावे फेस्टिवल आयोजित किया था। आपको याद होगा, इसी करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हमने आपको इसकी जानकारी दिया था। और इसके अतिरिक्त एक इंपॉर्टेंट है कि 15 से 17 जनवरी 2021 तक पहला पक्षी महोत्सव, जो कि बिहार में पक्षी महोत्सव कलरव नाम से मनाया जाता है, तो पहला पक्षी महोत्सव कलरव जमुई के नागिन नकटी में आयोजित किया गया था। तो हाल ही के दिनों में जो बिहार में महोत्सव आयोजित हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, वो पूरी की पूरी सूची हमने आपके समक्ष रखा है। निश्चित तौर पर ये आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चूंकि यहाँ पर बात हो रही आम महोत्सव की, तो बिहार से संबंधित एक जानकारी ये भी आप ध्यान रखेंगे कि भागलपुर बिहार का जो जर्दालू आम है, ये कृषि उत्पाद कैटेगरी में बिहार से जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। ध्यान रखेंगे, मूल रूप से जर्दालू आम बिहार के भागलपुर से संबंधित है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जर्दालू आम की, तो किस वर्ष इसे जीआई टैग दिया गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वर्ष 2018 में जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया था। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर अगर हम बात करें कृषि कैटेगरी में, हमने कई बार आपको जानकारी दिया है कि कृषि कैटेगरी में अभी हाल ही में मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण के चनपटिया प्रखंड से मूल रूप से संबंधित है। यानी कि जो मरचा चावल का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, वो चनपटिया प्रखंड है। तो इसी प्रकार से जानकारी हमने ये भी दिया था मिथिला मखाना के बारे में। ये कृषि उत्पाद कैटेगरी में बिहार से 5वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है, और छठा उत्पाद अभी हमने बताया मरचा चावल। अब तक बिहार को जो जीआई टैग मिला है, ये 3 कैटेगरी में मिला, एक तो खाद्य पदार्थ, एक कृषि कैटेगरी में, और वहीं दूसरी ओर हस्तकला में। ये सारी जानकारी आपको याद होगा, कई बार हमने आपको बताया है। किसी वस्तु को जो जीआई टैग मिलता है, ये 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। 10 वर्ष के बाद पुनः से इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है इस जीआई टैग के लिए। और जीआई टैग रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है, ये तमिलनाडु चेन्नई में है।
इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। हम आगे बढ़ेंगे, चूंकि यहाँ पर बात हो रही थी आम की, तो आम को लेकर एक रिपोर्ट अभी हाल ही में उद्यान निदेशालय की आई थी, जो कि भारत सरकार की एक रिपोर्ट है। यहाँ पर आप विस्तार पूर्वक देखेंगे तो इस वाले पॉइंट में ये जानकारी आप देख पाएंगे कि आम और शहद के उत्पादन में चौथे स्थान पर है कौन, तो बिहार। यहाँ पर हमने ऊपर लिख दिया है बिहार के संदर्भ में। अगर यहाँ पर हम इसे विस्तार में देखें, जो उद्यान निदेशालय की नवीनतम रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट के आधार पर लीची, मशरूम, मखाना और लंबी भिंडी के उत्पादन में बिहार देश में पहले स्थान पर है। आलू के उत्पादन में तीसरे स्थान पर, और अभी हमने आपको जानकारी दिया आम और शहद के उत्पादन में बिहार चौथे स्थान पर है, जबकि केला उत्पादन में बिहार अब 7वें स्थान पर है। तो इस तरह से भी जानकारी, जो डेटा वाले संबंधित प्रश्न होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। इस तरह के जो पोस्ट होते हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर हमारे टीम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। निश्चित तौर पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर फॉलो करके बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था पक्षी महोत्सव कलरव के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है, कई बार यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं और आने वाले समय में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाना स्वाभाविक है। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि करलव पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो नागीनट्टी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में 2021 में ये आयोजित किया गया था। दरअसल यहाँ पर इसके बारे में हमने विस्तार से लिखा है कि कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन 15 से 17 जनवरी 2021 तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया गया। इस महोत्सव का आयोजन जमुई स्थित नागीनट्टी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य पक्षी महोत्सव के इस पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया। तो ये सारी जानकारी पक्षी महोत्सव कलरव से संबंधित है, जो नागीनट्टी पक्षी अभ्यारण्य में 2021 में आयोजित किया गया था। क्योंकि यहाँ पर पक्षी की बात हुई, तो ऐसे में अगर हम बात करें बिहार के राजकीय पक्षी की, तो गौरैया है राजकीय पक्षी, जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। और अभी हाल ही में 20 मार्च 2023 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। हालांकि विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष 2023 में जो विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, इसका थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह थीम है आई लव स्पैरो। तो इतनी सारी जानकारी विश्व गौरैया दिवस से भी संबंधित आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये दूसरा प्रश्न है कि दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स 2022-23 से प्रतियोगिता में किस जिले के अभिषेक कुमार ने 78 किलो वर्ग ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता। यहाँ पर देखिए प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। दरअसल यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कौन सा पदक जीता गया, साथ ही यहाँ पर यह भी पूछ दिया गया कौन से जिले से संबंधित है। एक्चुअली में यहाँ पर प्रश्न में मिस टाइपिंग हुई, यहाँ पर टाइप करने में, ये मुजफ्फरपुर से संबंधित है। तो प्रश्न में आप लोग सुधार कीजिएगा कि दिल्ली में आयोजित 66वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2022-23 प्रतियोगिता में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के या फिर बिहार के अभिषेक कुमार ने 78 किलो वर्ग ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वर्ण पदक। जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, यही है अभिषेक कुमार, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने अभी हाल ही में 66वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2022-23 प्रतियोगिता में बिहार को स्वर्ण पदक दिलाकर गौरवान्वित किया। हालांकि इसके अतिरिक्त कुछ और भी पदक बिहार को मिले हैं। अब तक की अगर हम बात करें तो वो पूरी की पूरी सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि खेल और खिलाड़ियों को लेकर बिहार सरकार हाल ही में बहुत सारी घोषणाएं की है और हमने देखा कि खेल और खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न समय समय पर कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसको लेकर हमने एक वीडियो भी चैनल पर अपलोड किया था, जिसमें पिछले 5 महीने के खेल और खिलाड़ियों के संदर्भ में, खास करके जो बिहार के संदर्भ में है, उसका वहां पर विस्तार पूर्वक वर्णन आपके समक्ष किया था। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, इसी वीडियो में हमने आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया था। ऊपर आई बटन पे इसका लिंक आ रहा, आप इस पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं और बीपीएससी मेकर ऐप पर जो टॉपिक स्टडी वाला सेक्शन है, वहां से इसका पीडीएफ फाइल को आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला तीसरा प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न की हाल ही में आयोजित फीफा अंडर 20 विश्व कप के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर हमारा पहला विकल्प या फिर पहला कथन है, इसका विजेता उरुग्वे रहा, तो ये कथन हमारा सत्य है। उपविजेता की बात करें तो उपविजेता के बारे में यहाँ लिखा गया भारत, जो कि ये कथन हमारा असत्य है। जबकि मेजबान की बात करें तो मेजबान जो देश रहा इस बार फीफा अंडर 20 विश्व कप प्रतियोगिता का, तो ये अर्जेंटीना रहा। तो दो विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो रहा है, विकल्प नंबर ए और विकल्प नंबर सी। तो ऐसी स्थिति में हम चुनेंगे विकल्प नंबर ई को, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी जानकारी आप यहाँ पर विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न अराइज होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कि अर्जेंटीना के डिएगो माराडोना स्टेडियम में खेले गए किताबी मुकाबले में उरुग्वे ने इटली को 1-0 से या फिर 1-0 से हराकर पहली बार अंडर 20 फीफा विश्व कप फुटबॉल खिताब अपने नाम किया है।
यानी कि उरुग्वे इसका विजेता रहा, जबकि हम बात करें उपविजेता की तो इटली इसका उपविजेता रहा। तो उरुग्वे पहली बार इस खिताब को अपने नाम करके इतिहास रचा है। ध्यान रखेंगे, अगर हम यहाँ पर इस प्रतियोगिता के संस्करण की बात करें तो फीफा अंडर 20 विश्व कप का ये 23वां संस्करण था, जो कि अभी हाल ही में अर्जेंटीना की मेजबानी में आयोजित किया गया। हम यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो इसका आयोजन जो तिथि था ये 20 मई को इसकी शुरुआत हुई थी और अभी हाल ही में 11 जून 2023 को यह समाप्त हुआ। पिछले संस्करण की बात करें तो पिछले संस्करण से भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पिछला संस्करण 2019 में हुआ था, 22वां संस्करण था इसका, और इस संस्करण का मेजबान देश था पोलैंड। इस 22वें संस्करण के विजेता और उप विजेता की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विजेता बना था यूक्रेन, जबकि उप विजेता रहा दक्षिण कोरिया, यानी कि दक्षिण कोरिया को हराकर यूक्रेन इस 22वें संस्करण का खिताब अपने नाम किया था। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फीफा अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता की, ये चीज यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अंडर 20 जो वर्ग है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, फीफा अंडर 20 विश्व कप एक द्विवार्षिक प्रतियोगिता है जो कि प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होती है। इसका पहला संस्करण जो आयोजित हुआ था या फिर जो इसकी शुरुआत हुई थी ये 1977 में आयोजित हुई थी, और अब तक यानी कि जो सर्वाधिक बार इस खिताब को अपने नाम किया है वो देश है अर्जेंटीना, जो कि 6 बार इस खिताब को अपने नाम कर चुकी है फीफा अंडर 20 विश्व कप प्रतियोगिता को। जबकि इसके बाद जो नाम है वो है ब्राजील, जो कि 5 बार इस खिताब को अपने नाम की है। तो फीफा अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता से इतनी संबंधित जानकारी आपको फिलहाल के लिए ध्यान रखना है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन वहीं में दूसरी ओर श्रेणी 1 के फीफा विश्व कप की हम बात करें, जो कि हाल ही में आयोजित हुआ था, और इसके बारे में वो कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दर्शाई गई है। हमने आपको पहले भी कई बार बताया है, लेकिन पुनः यहाँ पर मैं आपको बतलाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो रिवीजन भी आपका हो जाएगा। बहुत सारे छात्रों को आई होप कि पता होगा, लेकिन वीडियो को देखिए थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो वीडियो का स्पीड फास्ट करके भी देख सकते हैं, ताकि आप कम समय में वीडियो को जल्दी से कवर कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पर फीफा विश्व कप की बात करें तो इसका जो सबसे पहला प्रश्न बनता है, इसका मेजबान देश कौन सा था, यानी कि ये कहाँ आयोजित हुआ। तो फीफा विश्व कप 2022 ये कतर में आयोजित हुआ था। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखेंगे, कतर की मेजबानी में आयोजित हुआ। उसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया गया। इसका खिताबी मुकाबला अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला गया, और लियोनेल मेसी की कप्तानी में 36 साल का सूखा खत्म हुआ और अर्जेंटीना चैंपियन बना। यानी कि 36 साल के बाद फीफा विश्व कप 2022 में अर्जेंटीना चैंपियन बना, किसे हराकर, तो फ्रांस को हराकर। वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में फ्रांस और अर्जेंटीना का जो स्कोर था ये 3-3 रहा था, यानी कि बराबर रहा। ऐसे में जो निर्णय लिया गया ये पेनल्टी शूट आउट के जरिए मैच का नतीजा निकला और अर्जेंटीना 4-2 से जीत हासिल किया। ये यहाँ से ध्यान रखें। अर्जेंटीना के इतिहास की बात करें तो अर्जेंटीना का यह तीसरा वर्ल्ड कप खिताब है फीफा में। इससे पहले अर्जेंटीना ने 1978 और 1986 में वर्ल्ड कप फीफा का खिताब अपने नाम किया था। और इसके अतिरिक्त फीफा विश्व कप 2022 के आधिकारिक प्रतीक यानी कि ऑफिशियल मस्कट की बात करें तो इसका ऑफिशियल मस्कट या फिर आधिकारिक प्रतीक था 2022 का लाइव। फीफा विश्व कप की शुरुआत हुई थी वर्ष 1930 में। पिछला संस्करण 2018 में जो आयोजित हुआ इसमें फ्रांस विजेता रहा और उप विजेता रहा था रूस। तो इतनी सारी जानकारी फीफा विश्व कप से संबंधित आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनना स्वाभाविक है। तो ये चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कारों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है। यह घोषणा अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। 10,000 रुपये की जो राशि प्रत्येक पद्म पुरस्कार विजेताओं को दी जाएगी, एक प्रकार से ये मासिक पेंशन योजना के तौर पर दी जाएगी, ये यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की वोल्वो बस सेवा में मुफ्त यात्रा सुविधा देने की भी घोषणा की। तो ये दोनों घोषणाएं अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया, ये संबंधित है हरियाणा से। क्योंकि यहाँ पर अभी हमने चर्चा किया पद्म पुरस्कारों की, तो भारत में जो पद्म पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से, ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। अब ये 3 श्रेणी कौन कौन से हैं, आई होप कि आपको याद होगा। तो पद्म पुरस्कार की जो 3 श्रेणी है वो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण की बात करें तो ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण की बात करें तो ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जबकि पद्मश्री की बात करें तो ये भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जबकि भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान की बात करें तो यह है भारत रत्न, आप सभी जानते होंगे बखूबी। हम यहाँ पर इसके बारे में अगर विस्तार से कुछ और भी पॉइंट की बात करें तो इस साल जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। और आपको ध्यान रखना कि प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक समारोह में प्रदान किए जाते हैं।
और भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है ये भारत रत्न, ये जानकारी अभी हमने आपको दिया। क्योंकि यहाँ पर जो हमने चर्चा किया कि इस वर्ष 2023 में भारत सरकार ने या फिर केंद्र सरकार ने कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, तो ये बिहार के संदर्भ में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस वर्ष भी बिहार के 3 व्यक्तियों या फिर 3 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार के अंतर्गत जो पद्मश्री पुरस्कार, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है, ये 3 बिहारी को इस वर्ष दिया गया। तो इनमें से आप ध्यान रखेंगे श्रीमती सुभद्रा देवी, जो कि कला के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। आनंद कुमार, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, सुपर 30 के संचालक हैं, शिक्षा के क्षेत्र के लिए इन्हें कह सकते हैं पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। और वहीं पर श्री कपिल देव प्रसाद, जो कि कला के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो कुल 106 व्यक्तियों में से जो आपको ध्यान रखना है, बिहार को 3 पद्मश्री पुरस्कार मिला। हालांकि पद्मश्री पुरस्कार जो दिया गया कुल 91 लोगों को दिया गया वर्ष 2023 में, पद्म भूषण 9 को और पद्म विभूषण 6 को। कुल मिला के बात करें तो कुल मिला के 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी 2023 में। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर फिलहाल आपको ध्यान रखना है। पद्मश्री पुरस्कार की बात करें तो पहला पद्मश्री पुरस्कार 1961 में सामाजिक कार्य के लिए अमाल शाह को दिया गया था। ये जानकारी यहाँ पर हमने बिहार के संदर्भ में लिखा है कि अमाल शाह बिहार के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें की पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हालांकि अब तक 2023 तक के आंकड़ों की बात करें तो 77 बिहारियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो इतनी सारी जानकारी फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखेंगे, निश्चित तौर पर यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा उत्तराखंड के चौबटिया में भी हाल ही में इसका 12वां संस्करण शुरू हुआ। यहाँ पर आपको जानकारी दूंगी, भारतीय और मालदीव सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण अल्मोड़ा के चौबटिया उत्तराखंड में ये शुरू हुआ है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, ये 14 दिवसीय युद्धाभ्यास है जो कि 24 जून 2023 तक चलेगा। यानी कि इसकी जो समाप्ति है ये 24 जून 2023 को होनी है। आयोजन तिथि की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई अभी हाल ही में 11 जून को, 24 जून 2023 तक ये चलेगी। और यह एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है, ये 2 देशों के बीच आयोजित होती है। तो ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि ये द्विपक्षीय अभ्यास है जो कि वार्षिक अभ्यास है, प्रत्येक वर्ष ये आयोजित होता है। एक्वेरिन जो अभ्यास है, एक्वेरिन शब्द का अर्थ क्या है ये भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्ती अर्थात फ्रेंडशिप या फिर दोस्त। हम यहाँ पर अगले पॉइंट में बात करें इस अभ्यास की, तो इसका जो पिछला संस्करण था 11वां संस्करण, ये दिसंबर 2021 में मालदीव में आयोजित किया गया था। तो यहाँ से इतनी सारी जानकारी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बात हुई द्विपक्षीय अभ्यास की, तो भारत के संदर्भ में एक जानकारी आपको यहाँ पर पुनः दे दूं। भारत और विभिन्न देशों के बीच जो ये एक्सरसाइज आयोजित होते हैं, द्विपक्षीय एक्सरसाइज खास करके, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, एक बार पुनः आप लोग रिवाइज कीजिए। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड, वज्र प्रहार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अतिरिक्त एक और युद्धाभ्यास जो कि युद्धाभ्यास नाम से ही जाना जाता है, ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होता है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस, धर्म गार्जन भारत और जापान, सूर्य किरण भारत और नेपाल, हैंड इन हैंड भारत और चीन। इसके अतिरिक्त सिम्बैक्स जो कि भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होता है। ये कुछ वैसे द्विपक्षीय अभ्यास हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, आप चलते हैं आपको लेकर 6ठे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाली पहला भारतीय स्टॉक निम्न में से कौन बना है? ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी कंपनी का स्टॉक 1 लाख के रुपये से ऊपर पहुंचा। इसका जो वैल्यू है, एक शेयर का वैल्यू 1 लाख रुपये की, मतलब 1 लाख रुपये को क्रॉस कर गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये जो स्टॉक है ये एमआरएफ का है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। स्टॉक मार्केट की बात करें तो हमारी समझ इस मामले में बहुत ज़्यादा सीमित है, तो ऐसे में यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने में असमर्थ हूँ। फिलहाल यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक जानकारी आपको देने वाला हूँ ऑफर से संबंधित करके वैसे छात्रों को या फिर वैसे छात्र छात्राओं को जो घर बैठे रहकर 69वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। आपको ध्यान रखना है, आपका परीक्षा जो संभावित है या फिर जो प्रस्तावित तिथि है आयोग की तरफ से, ये 30 सितंबर 2023 को आयोजित होना है। तो इस एग्जाम को लेकर एक ऑफर आया है। इस कोर्स में अब तक का ये सबसे बड़ा ऑफर है। आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर कोई ऑफर ला जाए, ये कोर्स की जो फी है वो बहुत अधिक है। तो इसी वजह को या फिर इसी को ध्यान रखते हुए इस कोर्स में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं बीपीएससी मेकर ऐप पर, इसी कोर्स में एक ऑफर आया है। इसकी जानकारी आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस कोर्स की जो एक्चुअल फी है वो है 799 रुपये, लेकिन ये कोर्स जो है ये ऑफर अवधि में आपको महज 299 रुपये में 12 महीने की अवधि के लिए मिलेगा। इस ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको इस कोर्स को जब आप परचेज कर रहे होंगे बीपीएससी मेकर ऐप पर,
तो परचेज करते समय पेमेंट से पहले आपको वहां पर एक प्रोमो कोड अप्लाई करना है। ये प्रोमो कोड है BM299। इस प्रोमो कोड को अप्लाई करते ही इस कोर्स की जो फी है वो डिक्रीज हो जाएगी। आपको ध्यान रखना ये केवल और केवल पहले 500 विद्यार्थियों के लिए ही उपलब्ध है। पहले आइए पहले पाइए के तहत आपको ध्यान रखना है, जितनी जल्दी आप इस कोर्स को परचेज करेंगे उतनी जल्दी आप इस ऑफर का लाभ उठा पाएंगे। और इस ऑफर की अवधि की बात करें तो ये 16 से 19 जून 2023 तक ये वैलिड है। 19 जून 2023 मध्य रात्रि से पहले आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है इस कोर्स में जो यहाँ पर आपने जानकारी देखा, इस कोर्स में आपको 40 फुल लेंथ टेस्ट आपके 69 बीपीएससी एग्जाम के लिए और साथ ही साथ 20 सेक्शनल टेस्ट पेपर यहाँ पर मिलने वाले हैं, जो कि ऑनलाइन और पीडीएफ दोनों मोड में आपको मिलेगा। हालांकि इसके अतिरिक्त जो अदर बेनिफिट की हम बात करें तो करंट अफेयर्स की जो क्लास है रेगुलर आप यहाँ पर बीपीएससी मेकर का फॉलो करते हैं, चाहे वो डेली क्लास हो, मंथली क्लास हो, ईयरली क्लास हो, वो सभी का जो पीडीएफ फाइल है आपको इस कोर्स में उपलब्ध कराया जाता है। निश्चित तौर पर यहाँ से करंट अफेयर्स की तैयारी भी आप बेहतर कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त सिलेबस आधारित नोट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार जीके आदि, साइंस आदि का नोट्स यहाँ पर आपको इस कोर्स में मिलेगा, जो कि अच्छी क्वालिटी का आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए डिजाइन नोट्स है, बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है, वो आपको इसमें मिलेगा। इसके अतिरिक्त बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सभी आपको इसमें मिलने वाला है। बीपीएससी मेकर ऐप पर ये अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है। इस ऑफर का आप लोग भरपूर लाभ उठा के इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। निश्चित तौर पर किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से टेस्ट सीरीज का एक अहम रोल होता है। ये आपकी तैयारी का आकलन करेगा। अब आपके पास समय कम है, ऐसे में टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दीजिए। चलिए ध्यान रखेंगे, ज़्यादा देर पुनः आपको बता दूं ये जो ऑफर है ये केवल 500 छात्रों के लिए ही उपलब्ध है। जल्दी से इस कूपन कोड को आप इस्तेमाल कीजिए, प्रोमो कोड या फिर कूपन कोड है BM299। ये जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तो ऑफर का आप लोग लाभ नहीं उठा पाएंगे। और जरूरी बात यहाँ पर यह भी है कि जितने भी छात्र एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किए हैं तो एक नया अपडेट आया है, आप लोग एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा। वहाँ पर कुछ नई चीज़ें ऐड हुई है जिसका आप लोग भरपूर लाभ उठा पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2023-24 शैक्षणिक सत्र में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज शुरू करने की घोषणा की है, या फिर हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है दिल्ली विश्वविद्यालय ने हाल में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से। इस केंद्र की बात करें तो यह केंद्र हिंदू सभ्यता के विभिन्न पहलुओं जैसे कि इसका इतिहास, दर्शन अर्थात फिलोसफी और विश्व दृष्टि अर्थात वर्ल्ड व्यू पर ध्यान केंद्रित करेगा। और इसको लेकर पीजी कोर्स भी शुरू किए जाने की बात कही गई है। वो सारी चीज़ें संचालित होगी 2023-24 सत्र से। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट में बात करें, एक जानकारी जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित है या फिर दिल्ली आईआईटी से संबंधित है, एक्चुअली में दिल्ली आईआईटी से संबंधित है। वो जानकारी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में अगर हम बात करें तो ओवरऑल श्रेणी में आईआईटी मद्रास पहले और आईएससी बैंगलोर दूसरे स्थान पर रहा, और इसके बाद आईआईटी दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा। जो एनआईआरएफ अर्थात राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क की तरफ से जो विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की या फिर कॉलेजों की रैंकिंग जारी की, कुल मिला के इसके बारे में जो हमने आपको जानकारी दिया कि एनआईआरएफ कुल मिला के 11 वर्गों में या फिर 11 कैटेगरी में अपनी रैंक जारी करता है। लेकिन आईआईटी दिल्ली के बारे में बात करें तो ओवरऑल श्रेणी में आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर रहा, आईआईएससी बेंगलुरु दूसरे स्थान पर और आईआईटी दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा। ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि हम बात करें इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में तो आईआईटी मद्रास के बाद आईआईटी दिल्ली जो है ये दूसरे स्थान पर रहा है। बिहार के संदर्भ में बिहार के संस्थानों की रैंकिंग की बात करें इस रिपोर्ट के आधार पर, वो भी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है। आई होप कि आपको याद होगा, आपने उसका नोट जरूर तैयार किया होगा। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात इसमें पहले स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि पहले स्थान पर था तमिलनाडु, लेकिन तमिलनाडु को पछाड़कर गुजरात पहले स्थान पर पहुंच गया। तमिलनाडु अब दूसरे स्थान पर है, गुजरात अब पहले स्थान पर है। हम यहाँ पर इसके विस्तृत एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात स्थापित पवन ऊर्जा यानी कि विंड पावर क्षमता में नंबर 1 राज्य बनकर उभरा है। गुजरात लंबे समय से अग्रणी राज्य तमिलनाडु को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया। यह भी पॉइंट एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट की बात करें तो 31 मई 2023 तक गुजरात की पवन ऊर्जा की जो कुल स्थापित क्षमता थी ये 10,416 मेगावाट थी, जबकि तमिलनाडु की पवन ऊर्जा क्षमता 10,125 मेगावाट थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु को पछाड़कर अभी हाल ही में इस मामले में गुजरात शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है।
अगर हम बात करें पवन ऊर्जा में अग्रणी देशों की, तो अग्रणी देश में पहला नाम आता है चाइना का। चाइना इसमें पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अगले पॉइंट में अगर हम बात करें अक्षय ऊर्जा की, अक्षय ऊर्जा के बारे में आप लोगों ने सुना है, हालांकि बहुत सारे छात्र इस बारे में विस्तार पूर्वक जानते भी होंगे, लेकिन कई छात्र यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे अक्षय ऊर्जा और पवन ऊर्जा में। दरअसल अक्षय ऊर्जा की बात करें तो अक्षय ऊर्जा के कई प्रकार हैं। उनमें अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा आदि ये सभी अक्षय ऊर्जा के प्रकार हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब अक्षय ऊर्जा नवीनकरणीय ऊर्जा है या फिर अनवीनकरणीय ऊर्जा है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अक्षय ऊर्जा किस टाइप का ऊर्जा है, ये नवीनकरणीय है या फिर अनवीनकरणीय है। देखते हैं कितने छात्रों को पता है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले मैं आज आपको आज के इस वीडियो का टारगेट दे रहा हूँ 900 लाइक का। आप लोग 1000 लाइक तो पूरा कभी करते नहीं, इस वजह से मैं आज आपको 900 लाइक का ही टारगेट दे रहा हूँ। देखते हैं 900 लाइक पूरा होता है या नहीं। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प होती है या फिर हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आता तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। इससे होता क्या है कि मुझे पता चलता है कि हमारे वीडियो से आपकी हेल्प होती है या फिर नहीं। एक प्रकार का सपोर्ट भी आप मुझे करते हैं कि आप इस प्रकार का वीडियो सर बना रहे हैं, तो हम आपको लाइक करके सपोर्ट करते हैं। इस तरह की भी चीज़ें आप लोगों को होनी चाहिए। 5 से 6000 व्यू आता है वीडियो में, लेकिन लाइक 1000 भी नहीं होता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, ताकि चैनल को भी एक नई पहचान मिले। जिस प्रकार से हम कंटेंट आपको दे रहे हैं, उस आधार पर व्यूज नहीं आता है। हमारी जो पहुंच है यूट्यूब पे वो बहुत कम है, रीच जो है स्टूडेंट के पास वो बहुत कम है। तो अपने साथियों के साथ जो स्टडी ग्रुप है वहां पर भी आप इसे जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमित अग्रवाल। आपको जानकारी दे दूं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS के छत्तीसगढ़ कैडर के 1993 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अमित अग्रवाल को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में नियुक्त किया गया। और साथ ही 1997 बैच के अधिकारी सुबोध कुमार सिंह को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हालांकि इसके अतिरिक्त कुछ और अधिकारियों में या फिर कुछ और भी अधिकारियों का बदलाव हुआ, जैसे कि यहाँ पर वो सारी जानकारी हमने दर्शाया है कि केंद्रीय सूचना आयोग का सचिव हाल ही में रश्मि चौधरी को बनाया गया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का महानिदेशक श्याम जगन्नाथ को, और इसके अतिरिक्त संजीव कुमार चड्डा को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव, रमेश कृष्ण मूर्ति को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार नियुक्त किया गया। ये ऐसी कुछ नियुक्तियां हैं, आप इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अगला हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। आपको जानकारी दूं कि भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक अर्थात ADB ने 8 जून 2023 को हिमाचल प्रदेश राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई सुविधा में सुधार करने और बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और ये समझौता अभी हाल ही में ADB के साथ हुआ है। और चूंकि यहाँ पर ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हुई है, तो इसे हिंदी में कहा जाता है एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, जो कि एशियाई देशों के आर्थिक विकास और सुगमीकरण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है ये मनीला में है। अब यहाँ पे मनीला शब्द है या फिर मनीला की जो बात हुई है, आपको याद होगा कि फिलीपींस की राजधानी मनीला है और यहाँ की जो मुद्रा है ये फिलीपीनी पेसो है। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। तो अभी हाल ही में चाइनीज सरकार ने भारतीय पत्रकारों को चीन छोड़ने का आदेश दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि इस साल जनवरी 2023 तक चीन में भारत के कुल 4 पत्रकार कार्यरत थे। चीन की बात करें तो 2023 में जो रिपोर्ट आई थी, महज 4 पत्रकार चाइना में कार्यरत था भारत का। और चीन सरकार के आदेश के बाद 3 पत्रकार चीन छोड़कर स्वदेश वापस लौट गए। लेकिन अभी हाल ही में चीन ने भारत के आखिरी पत्रकार को भी देश छोड़ने का आदेश दिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ऐसी पहल मुझे लगता है कि चाइनीज सरकार अपनी जो देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार की नीति रही है चाइनीज सरकार की, उसे ही आगे बढ़ाने की दिशा में अभी हाल ही में इस तरह का कदम उठाया गया है। आप सभी जानते हैं कि गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, भारत इतना बड़ा देश है, तो भारत में इतनी बड़ी कंपनी कार्य कर रही है। लेकिन वहीं पे हम चीन की बात करें तो चीन में गूगल का कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी जो वहाँ पर सर्विस है वो जारी नहीं की जाती है।
जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखें, यूट्यूब एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो चीन में नहीं चलता है। जबकि हम बात करें जीमेल की, ईमेल की, जितने भी मतलब कि गूगल के प्रोडक्ट हैं, जितने भी मतलब सुविधाएं हैं, वो कोई भी सुविधाएं यहाँ पर चीन में नहीं चलती है। दरअसल चीन सरकार का एक अपना एजेंडा है, वो अलग मतलब प्रक्रिया है, वो अलग तरीके से जीते हैं, अलग तरीके का उनका एक रवैया है जीने का। दरअसल चीन सरकार अगर हम बात करें यूट्यूब की, तो वहाँ पर इसका कुछ बेहतर विकल्प है। आप लोगों ने देखा होगा कि चीन का उतना न्यूज़ पूरी दुनिया में नहीं फैलता जितना कि हमें दूर दराज के देशों का मिल जाता है। लेकिन बगल का पड़ोसी देश है चीन जो है, वहाँ से हमें उस प्रकार की उतनी न्यूज़ नहीं मिल पाती है। तो इसी चीज़ को बरकरार रखने की दिशा में चाइनीज़ सरकार ने इस तरह का पहल अपनाया है कि चाइना का जो मतलब मामला है वो चाइना तक ही सीमित रहे, यहाँ की कोई भी प्रकार की कोई न्यूज़, कोई भी घटनाएं बाहर नहीं जाए देश दुनिया में। तो इसी को लेकर अभी हाल ही में मुझे लगता है कि इस प्रकार की घोषणाएं हुई हैं। अब अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें, अगला हमारा 12वां प्रश्न होगा कि हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? तो अभी हाल ही में इसकी जो घोषणा की गई, अभी हाल ही में किया गया मुंबई पुलिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ध्वनि प्रदूषण और इसके प्रतिकूल प्रभाव स्वास्थ्य प्रभावों को देखते हुए या फिर इसको नियंत्रित करने के लिए मुंबई पुलिस की यातायात नियंत्रण शाखा ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया। हालांकि ये प्रत्येक वर्ष किसी तिथि को घोषित किया जाता है, 2023 में यह 14 जून 2023 को घोषित किया गया। तो आज की इस वीडियो में इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और इसका पीडीएफ फाइल आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर जाकर जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इस वाले कोर्स में ऑफर का आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। ऑफर का लाभ लेने के लिए पुनः आपको बता दूं, कूपन कोड या फिर प्रोमो कोड अप्लाई करना है BM299। इसके बाद ही आप इस ऑफर का लाभ ले पाएंगे। ऑफर की अवधि है 16 से 19 जून 2023, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है केवल और केवल 500 छात्रों के लिए ही ये उपलब्ध है। तो जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाइए और इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें आप करंट अफेयर्स का हमारा तमाम नोट्स प्राप्त कर पाएंगे, मंथली नोट्स प्राप्त कर पाएंगे, जो डेली मंथली होता है वो दोनों मिलेंगे ही। इसके अतिरिक्त सिलेबस आधारित नोट्स, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज आदि, ये आपको अगले 1 वर्ष तक यहाँ पर मिलता रहेगा। करंट अफेयर्स की खास बात यहाँ पर यह है कि इस कोर्स में जो आपको करंट अफेयर्स मिलेगा वो 2021 से अब तक का वो भी मिल जाएगा आपको, चाहे वो डेली हो, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो ईयरली हो। आपके लिए जब तक का रिलेवेंट आपको लगे वहां से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। हालांकि बीपीएससी 69 की बात करें तो आपके एग्जाम में 12 से 15 माह का करंट अफेयर से पूछा जा सकता है। तो पिछला जो 12 से 15 माह का करंट अफेयर है वही आपको पढ़ने हैं, लेकिन आपको उपलब्ध कराया जाएगा 2021 जनवरी से। अब यहाँ पर हम आज के इस प्रश्न की बात करें तो रक्षा पेंशन दिए जाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बिहार सरकार या फिर बिहार के कितने जिलों में स्पर्श, जिसका पूरा नाम होता है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सर्विस सेंटर, तो बिहार के कितने जिलों में इसकी स्थापना की गई? ये प्रश्न पूछा गया। कमेंट कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसकी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है, आई होप कि आपको याद होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। चलते चलते आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।